दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पुष्पा मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें गिटार के बारे में बताया जाता है जो जापान में लोग शादी में गिफ्ट के रूप में देते हैं। ये गिटार भारतीय रुपए में करीब 8 लाख का होता है क्योंकि ये लाल चंदन की लकड़ी से बनता है जो सिर्फ भारत के एक खास शहर के जंगलों में मिलती है। इस लकड़ी को बहुत कीमती माना जाता है। इसे इंडिया से चोरी छुपे बाहर जैसे चाइना और जापान भेजा जाता है। इसे काटना और बेचना गैर कानूनी होता है, इसलिए ये काम काफी खतरनाक होता है। लेकिन इस काम को करने वाले मानते हैं कि कानून जहां होता है वहीं क्राइम भी होता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो लाल चंदन से भरा ट्रक तस्करी से ले जा रहा होता है। पुलिस उसे रोक लेती है। वो पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है और 5,000 से शुरू करता है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। फिर वो पैसे बढ़ाता जाता है और 1 लाख तक पहुंच जाता है। इसी दौरान वो पुलिस से झगड़ने लगता है। आखिर में वो कहता है कि 1 लाख सबके लिए नहीं बल्कि हर किसी को मिलेगा। ये सुनकर पुलिस वाले पैसों के लालच में उसे छोड़ देते हैं। एक पुलिस वाला उसका नाम पूछता है तो वो कहता है, नाम पुष्पा है पर नाम याद मत रखना। पुष्पा दिहाड़ी पर काम करता था और जिस फैक्ट्री में काम मिल जाए वहां चला जाता था। एक दिन वो फैक्ट्री के बाहर मस्तराम के साथ कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा होता है जैसे कि वो कोई मालिक हो। तभी फैक्ट्री का मालिक आता है और उसे देखकर चिढ़ जाता है क्योंकि पुष्पा का रवैया उसे पसंद नहीं आता। मालिक एक आदमी को भेजता है जो उसे समझाए, लेकिन पुष्पा उसकी बात नहीं मानता और नौकरी छोड़ देता है। पुष्पा का स्वभाव ही ऐसा था, किसी की नहीं सुनता और बस अपने मन का करता था। एक दिन वो मजदूरी के लिए वहीं बैठा होता है जहां से मजदूर काम के लिए जाते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं जो 1,000 रुपए का काम देते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी होता है। फिर भी पुष्पा वो काम करने निकल जाता है। सभी मजदूरों को जंगल ले जाया जाता है जहां लाल चंदन के पेड़ काटने को कहा जाता है। जब सभी पेड़ काटने में लगे होते हैं तभी डीएसपी गोविंद वहां आता है जो ऐसे कामों को रोकने के लिए जाना जाता है। उसकी मौजूदगी में गैर कानूनी काम करना मुश्किल था। पुलिस को देखकर सभी भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा कहता है कि मेहनत की लकड़ी ऐसे नहीं छोड़ सकते और उसके पास एक प्लान है। डीएसपी गोविंद पहुंचता है लेकिन वहां उसे कोई लकड़ी नहीं दिखती। मजदूर कहते हैं कि हम तो बकरियां चराने आए हैं। पुष्पा भी खड़ा होकर अजीब बातें करता है और पुलिस को नीचा दिखाने लगता है। पुलिस वाला बंदूक तानता है, लेकिन तभी बाकी मजदूर कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा पुलिस वाला गोविंद से कहता है कि इनकी संख्या ज्यादा है, हमें निकल जाना चाहिए। पुलिस वहां से चली जाती है। तब दिखाया जाता है कि पुष्पा ने सारी लकड़ी पेड़ों पर लटकाकर छुपा दी थी। इसके बाद सब आराम से नाचते गाते फिर से पेड़ काटने लगते हैं। काम खत्म होने पर पुष्पा हाथ मुंह धो रहा होता है। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम केशव होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं क्योंकि लगता है तुम बड़ा आदमी बनोगे। पुष्पा का कोई खास दोस्त नहीं था, इसलिए वो उसे साथ रख लेता है। अब डीएसपी गोविंद पूरी फोर्स लेकर आ जाता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि तस्करों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन पुष्पा डरने की बजाय एक पत्थर उठाकर उनकी ओर देखता है। अब होता यह है कि लोग पत्थर उठाकर पुलिस पर हमला करने लगते हैं। पुलिस वाला फायरिंग करके उन्हें डराने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, जिससे मजदूर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर में पुष्पा ट्रक में लाल चंदन लादकर वहां से निकालने लगता है। डीएसपी गोविंद उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर देखता है कि ट्रक कहीं नहीं है और पुष्पा अकेला पैदल चलकर आ रहा था। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है और बाल पकड़कर मारती है, पर पुष्पा ट्रक की जगह नहीं बताता, बस मुस्कुराता रहता है। फिर एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि पूरा नाम क्या है और घर में कौन कौन है। ये सुनकर पुष्पा भावुक हो जाता है और कहानी पीछे चली जाती है। बचपन में पुष्पा माँ के साथ स्कूल एडमिशन के लिए गया था, पर एक आदमी ने कहा कि इसके पिता का नाम गलत है क्योंकि इसके पिता नहीं है। यहाँ पता चलता है कि पुष्पा अपनी माँ के और एक आदमी के रिश्ते से पैदा हुआ था और उसके पापा की मौत हो चुकी थी। उनके बड़े बेटे मोहन ने माँ बेटे को अपनाने से मना कर दिया था। मोहन पुष्पा का सौतेला भाई था। मोहन उसे बुलाकर कहता है कि तेरा नाम सिर्फ पुष्पराज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात ने पुष्पा को बहुत चोट पहुंचाई और तभी से उसने सिर ऊंचा करके चलना शुरू किया। अब कहानी फिर वर्तमान में आती है जहां पुलिस वाला उसे होटल में खाना खिलाने लाता है। वहां पुष्पा को केशव भी मिल जाता है। तभी 2 आदमी आते हैं, जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी। दोनों भाई हैं और लाल चंदन की सप्लाई करते हैं। इस काम का असली मुखिया जॉली रेड्डी था जो गुस्सैल, शराबी और गलत कामों में शामिल था। वैसे ये 3 भाई हैं, तीसरे की बात बाद में आती है। ये दोनों ट्रक के बारे में जानने आए थे जिसे पुष्पा ने छुपा दिया था। वो पूछते हैं कि ट्रक कहाँ है। पुष्पा कहता है कि माल मैंने छुपा दिया और पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया, जबकि मुझे बहुत मारा गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। अब इसके बदले में मुझे पूरे 5 लाख चाहिए। जॉली गुस्सा हो जाता है कि मजदूर उससे पैसे मांग रहा है, लेकिन जब जग्गा समझता है कि पुष्पा भरोसेमंद है तो वो पैसे देने को राजी हो जाता है। पुष्पा उन्हें एक जगह ले जाता है जहां एक बड़ा कुआं था। वहीं पता चलता है कि पुष्पा ने ट्रक उस कुएं में छिपा दिया था। इस काम से उसने जग्गा का भरोसा जीत लिया और 5 लाख रुपए भी मिल गए। इसके बाद वो उनकी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, लेकिन जॉली उसे रोकता है और पैसे फेंक कर कहता है कि ऑटो से जाओ।
इससे पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं आया भी गाड़ी से था और जाऊंगा भी गाड़ी से। वो उन्हीं पैसों से वैसी ही एक लाल गाड़ी खरीदता है और अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अब पुष्पा जग्गा रेड्डी के घर जाता है क्योंकि उसने बुलाया था। वहां हम तीसरे भाई कोंडा रेड्डी को देखते हैं, जो बिजनेस का सबसे खतरनाक आदमी था। लोगों को मारना धमकाना उसके लिए आम बात थी, लेकिन इसी मार्केट में उसने एक हाथ खो दिया था। कोंडा रेड्डी अपने लोगों को मार रहा होता है क्योंकि उनकी गलती से उसका माल पकड़ा जाने वाला था। आदमी कहते हैं कि ट्रक से माल ले जाना बहुत रिस्की है, हर जगह चेक पोस्ट हैं। तभी पुष्पा बीच में बोलता है कि अगर कोई गा नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि गाना ही खराब है, और जो तुम लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। जॉली रेड्डी और बाकी सब लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वे उसे एक आम मजदूर ही समझ रहे होते हैं। तभी पुष्पा अपना आइडिया कोंडा रेड्डी को बताता है, जिसे सुनकर कोंडा रेड्डी बहुत प्रभावित हो जाता है। प्लान ये था कि जिस ट्रक में दूध ले जाया जाता है उसे आगे से काटकर उसमें लाल चंदन भरना है और फिर उसे अच्छे से बंद कर देना है, ऊपर से दूध भी डाल देना है ताकि किसी को शक न हो। इसी आइडिया से पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करने लगता है। डीएसपी गोविंद को समझ नहीं आता कि इतनी सफाई से माल कैसे जा रहा है। एक दिन पुष्पा दूध भरवाने के लिए एक जगह जाता है। वहीं उसे श्रीवल्ली नाम की लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं जैसे उसे पहली नजर में प्यार हो गया हो। अब पुष्पा बहाने से वहीं रुकने लगता है ताकि वो उसे देख सके। उसे उम्मीद रहती है कि श्रीवल्ली भी उसे देखेगी जैसे वो उसे देखता है, लेकिन श्रीवल्ली उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देती। एक दिन श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाती है, लेकिन टिकट बहुत महंगे होते हैं। तभी केशव आता है और कहता है कि वो टिकट के पैसे देगा, लेकिन श्रीवल्ली को पुष्पा की ओर देखकर मुस्कुराना होगा। सबको फिल्म देखनी थी और सिर्फ मुस्कुराने के बदले पैसे मिल रहे थे, तो श्रीवल्ली मान जाती है। अगले दिन श्रीवल्ली पुष्पा के पास आती है और मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वो भी उससे प्यार करने लगी है। वो तुरंत उसके पास जाता है और बात करने लगता है। तब श्रीवल्ली सच बता देती है कि उसने सिर्फ पैसों के लिए मुस्कुराया था, वरना वो उसे कोई भाव नहीं देती। यह सुनकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में केशव को पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन फिर कहता है कि अगर 1000 में मुस्कुराई तो उसे 5000 दो और बोलो कि किस करे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले पुष्पा ने ही कहा था कि लड़की कोई चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जाए, और अब वही ऐसी बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद उस ट्रक को पकड़ लेता है जिसमें दूध के नीचे लाल चंदन छिपाकर ले जाया जा रहा था। वो 2 लोगों को पकड़ लेता है। दोनों डर जाते हैं और बता देते हैं कि ये सब आइडिया पुष्पा का था। गोविंद कहता है कि वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उन्हें उसके लिए खबर देने का काम करना होगा। सारा माल कहाँ जाता है, क्या होता है, सब बताना होगा। इसके बदले उन्हें 50 लाख मिलेंगे। पैसों के लालच में वे दोनों राजी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीवल्ली 5000 रुपए में पुष्पा को किस करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पास आती है और दोनों किस करने के लिए पास आते हैं, लेकिन श्रीवल्ली रोने लगती है। वो कहती है कि उसका मन नहीं है, लेकिन दोस्तों के दबाव में पैसे के लिए आना पड़ा। वो कहती है कि वो अपनी पहली किस सिर्फ अपने पति को ही देना चाहती है। अब वो जोर से रोने लगती है और उसके दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। पुष्पा कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं तो मैं ये किस लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसका पति ही क्यों न बनना पड़े। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मंगल सीनू होता है। यही वो आदमी था जिसे सब लोग माल बेचते थे। मंगल सीनू वही लाल चंदन बड़े बड़े सप्लायर्स को देता था, लेकिन वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था, और अगर कोई उसे धोखा देता तो वो उसे जान से मार देता था। मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और कहता है कि उसका सारा माल छिपाकर रख लो, क्योंकि उसे शक है कि पुलिस जांच कर रही है। कोंडा रेड्डी मान जाता है कि वह उसका माल अपने छिपे हुए गोदाम में रखेगा, क्योंकि मंगल सीनू से उसके अच्छे संबंध है और वही उसका ग्राहक था। इसी जगह पर हम एक आदमी को और देखते हैं जिसका नाम मोगलिस होता है। वो मंगल सीनू का साला होता है और उसके लिए मारपीट वगैरह का काम करता था। मंगल सीनू को डर था कि कहीं उसका माल यहाँ भी पकड़ा न जाए, तो कोंडा रेड्डी कहता है कि पुष्पा नाम का एक लड़का है जो इस काम के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब से उसने काम संभाला है तब से हमारा माल कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक दिन पुष्पा उस जगह पर आता है तो देखता है कि कोई भी काम नहीं कर रहा। पूछने पर पता चलता है कि जोली रेड्डी ने वहां अपना ऐशो आराम का अड्डा बना लिया है, इसीलिए कोई काम नहीं हो रहा। पुष्पा कमरे में जाता है तो देखता है कि एक लड़की बैठी है जिसकी हालत सही नहीं लग रही। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वो अपनी शर्ट देकर उसे घर जाने को कहता है। तभी कोंडा रेड्डी का फोन आता है और वो बताता है कि पुलिस को अड्डे के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें सारा माल वहां से हटा देना चाहिए। वहां हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां थीं, इतनी जल्दी हटाना आसान नहीं था। तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो सारी लकड़ी नदी में फेंकने को कहता है। साथ ही वो केशव को पैसे देकर कुछ करने भेज देता है। फिर सारे मजदूर मिलकर लकड़ी को नदी में डाल देते हैं। जब तक पुलिस पहुंचती है, सारी लकड़ी वहां से गायब हो जाती है। केशव डैम के पास जाकर पैसे देकर उसे बंद करवा देता है, जिससे सारी लकड़ियां वहां इकट्ठा हो जाती हैं।
पुष्पा का प्लान सफल हो जाता है। डीएसपी गोविंद को वहां एक भी लकड़ी नहीं मिलती, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जानवर से भी नीचे हो। पुष्पा जवाब देता है कि दुनिया में सबसे कठोर पत्थर होता है। आपके पास बंदूक है, मेरे पास कुल्हाड़ी, और हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गोविंद कहता है कि आज भले तू जीत रहा है, लेकिन आगे जाकर तुझे हार का सामना करना पड़ेगा, और वो चला जाता है। पुष्पा, जिसने करोड़ों का माल बचाया था, हीरो बन जाता है। इस खुशी में मंगल सीनू एक पार्टी रखता है जिसमें बड़े गुंडे और नेता आते हैं। वहां दो लोग बात करते हैं कि मंगल सीनू माल को 1 करोड़ में बेचता है, पर बाकी सबको सिर्फ 25 लाख देता है, मतलब बाकी पैसा खुद रखता है। ये बात पुष्पा सुन लेता है और जाकर कोंडा रेड्डी से कहता है कि हमें ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। कोंडा रेड्डी कहता है कि ऐसे सीधे नहीं मांग सकते, नहीं तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन अगर तुम बात करोगे और वो मान गया तो आधा हिस्सा तुम्हारा। पुष्पा उस समय कुछ नहीं करता क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता। उसी पार्टी में श्रीवल्ली के पिता भी होते हैं जो कोंडा रेड्डी के साथ काम करते हैं। शकुन कहता है कि पुष्पा श्रीवल्ली के लिए सही रहेगा, वो मुल्हटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। पुष्पा के पिता कभी बहुत नामी आदमी थे, इसलिए नाम सुनकर श्रीवल्ली के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिर पुष्पा और उसके परिवार वाले शादी की बात करने श्रीवल्ली के घर आते हैं। सब खुश होते हैं। तभी पुष्पा का सौतेला भाई मोहन आता है और सबके सामने कहता है कि पुष्पा नाजायज औलाद है और उसके पिता से कोई रिश्ता नहीं। वह पुष्पा की मां का अपमान करने लगता है, जिससे पुष्पा को गुस्सा आता है और वह उसे मारता है। इस झगड़े में पुष्पा की मां को चोट लगती है तो वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। बचपन से जो भी गलत हुआ उसे देखकर पुष्पा कसम खाता है कि अब वो बड़ा आदमी बनेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर वो सीधा मंगल सीनू के पास जाता है और कहता है कि जो माल हम देते हैं उसका 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं सीधे चेन्नई जाकर मुर्गन को बेच दूंगा। पुष्पा वहीं मुर्गन को उसके फोन से कॉल करता है और डील पक्की कर लेता है। ये देखकर मंगल सीनू को गुस्सा आता है और वह अपने गुंडों को पुष्पा पर छोड़ता है, लेकिन पुष्पा सबको हराकर खड़ा रहता है और जाते जाते कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। अब पुष्पा 5 टन लाल चंदन लेकर सीधा मुर्गन से मिलता है और हर रिटर्न के लिए 1.5 करोड़ की डील पक्की कर लेता है। पुष्पा बिना बताए कोंडा रेड्डी से पहले ही मुर्गन से मिलने चला गया था, लेकिन जब वो उसे डील की कीमत बताता है तो कोंडा रेड्डी भी राजी हो जाता है और फिर पुष्पा उसके बिजनेस का आधा पार्टनर बन जाता है। जोली रेड्डी को 2 लोगों का पता चल जाता है जिन्होंने डीएसपी गोविंद को अड्डे की खबर दी थी। वह उन दोनों को पकड़कर बुरी तरह पीटता है, जिनमें से एक श्रीवल्ली का पिता होता है। जोली को जब पता चलता है कि उस आदमी की एक बेटी है जो उसे पहले से पसंद थी, तो वो श्रीवल्ली से कहता है कि सज संवर कर मेरे पास आना पड़ेगा और रात मेरे साथ बितानी होगी, नहीं तो तेरे पिता को मार डालूंगा। श्रीवल्ली अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन तैयार होकर वो जोली के पास न जाकर सीधे पुष्पा के पास जाती है और सारी बात बता देती है। शादी के वक्त जो हुआ था उसके बाद से पुष्पा ने श्रीवल्ली से दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे लगा कि श्रीवल्ली उससे प्यार नहीं करती। लेकिन श्रीवल्ली बताती है कि उसने पहली बार जब पुष्पा को देखा था तभी पसंद कर लिया था और तभी से तय कर लिया था कि जो भी होगा पहले अपने पति के साथ ही करेगी। इसलिए वो उसे ही अपना पति मानती है और कहती है कि आज की रात उसके साथ रह ले, फिर वो जोली के पास चली जाएगी। पुष्पा को भले गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे श्रीवल्ली से प्यार था, इसलिए कहता है कि जब मैं जिंदा हूं तो तुझे कोई छू भी नहीं सकता। पुष्पा श्रीवल्ली को साथ लेकर जोली के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। जोली अधमरी हालत में कहता है कि मैं अपने भाई से नहीं कहूंगा, लेकिन खुद तुझसे बदला लूंगा। पुष्पा उसे हल्के में लेकर श्रीवल्ली को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम जोली को अस्पताल में पाते हैं, लेकिन वो अपने भाई को कुछ नहीं बताता। अब वो परेशान है कि अगर कोंडा रेड्डी को पता चल गया कि पुष्पा ने जोली को मारा है तो वो जान का दुश्मन बन जाएगा, मगर पुष्पा को इसकी परवाह नहीं होती। तभी वहां कोंडा रेड्डी आता है और पैसे लेने के लिए पुष्पा को साथ चलने को कहता है। अगली सुबह दोनों पैसे लेने निकलते हैं और तभी हमें पता चलता है कि शव को सारी बातों की खबर पहले ही मिल चुकी थी। कोंडा और चक्की रेड्डी मिलकर पुष्पा को पकड़ लेते हैं और मारते पीटते हैं, फिर गोली मारने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त मंगल सिंह, आलम और गणेश अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाते हैं और तभी फायरिंग में कोंडा रेड्डी मारा जाता है। इसके बाद दोनों गैंग आपस में भिड़ जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। पुष्पा किसी तरह खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और फिर जगन रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर वो काम आएगा। पुष्पा ने मोर ग्रुप्स को पकड़ लिया था, तब वो हंसते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दे वरना मंगल सिंह तुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन पुष्पा तो पहले ही ठान चुका था कि अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, इसलिए वो मोर ग्रुप्स के लीडर को मार देता है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। पुष्पा ने मंगल सिंह के साले को मारकर दुश्मन बना लिया था, जो कि अब कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन पुष्पा ने ठान लिया था कि वो अब सारी हदें पार कर आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि शहर के एमएलए ने इस धंधे के सभी लोगों की मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें पुष्पा और मंगल सिंह भी आते हैं। पुष्पा बताता है कि मंगल जो हमसे माल लेकर ज्यादा रेट में बेचता है, अगर उसे हटाकर हम सीधा माल बेचें तो सबको ज्यादा मुनाफा मिलेगा और सबके पास पैसा ही पैसा होगा।
एमएलए उसकी बात सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और फिर सभी से कहता है कि अब सब लोग माल सिर्फ पुष्पा को ही देंगे और भैया बिजनेस देखेगा। पुष्पा अब सिंडिकेट के लीगल कामों का लीडर बन गया था और एमएलए अब सीएम बन गया था, तो सारे इलीगल काम अब आसान हो गए थे। अब उसे रोकने वाला कोई बड़ा दुश्मन नहीं बचा था क्योंकि गोविंद ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। पुष्पा अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी आ गया था। वो बहुत अमीर हो गया था, इतना कि अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो पैसे की बारिश कर देता था ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। उधर जॉली रेड्डी भी अब उस हालत में नहीं था कि बदला ले पाए और मंगल जी ने भी हार मान ली थी क्योंकि उसके पास अब कोई पावर नहीं थी। अब हम देखते हैं कि शहर में एक नया पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम भंवर सिंह था। वो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान था जो गुस्से में कुछ भी कर सकता था। श्रीवल्ली का परिवार अब पुष्पा को स्वीकार कर चुका था तो उनकी शादी तय हो गई थी। दूसरी शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा भंवर सिंह से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। वो कमीशन के तौर पर उसे 1 करोड़ देता है और कहता है कि ऐसा हर महीने आता रहेगा। भंवर सिंह पैसों को ध्यान से गिनता है और कहता है कि कुछ कमी लग रही है। पुष्पा के साथ आए लोग दोबारा पैसे गिनते हैं लेकिन सब ठीक निकलते हैं। फिर भी भंवर सिंह कहता है कि कुछ तो कमी है। भंवर सिंह पुष्पा के परिवार को लेकर ताने मारने लगता है। कहता है दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी है लेकिन वो रिच ब्रांड की है और तेरी वाली में न कोई लेबल है न कोई नाम, इसलिए इसकी कोई पहचान नहीं है। तभी पुष्पा उसे सर कहकर बुलाता है तो वो कहता है कि हाँ, यही तो कमी थी। अब से कौन सा पैसा कहाँ जाएगा और कब आएगा ये मैं तय करूंगा, और जैसे अभी तुमने मुझे सर कहा वैसे ही हर बार मेरी इजाजत लेनी होगी। पुष्पा उस वक्त कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद से वो भंवर सिंह की हर बात मानने लगता है जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है लेकिन मंडप में पुष्पा मौजूद नहीं होता। हम देखते हैं कि पुष्पा और भंवर सिंह एकदम जय वीरू की तरह पार्टी में मस्त हैं। पुष्पा कहता है कि आपको पता था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, नहीं कोई बाप, फिर भी आपने मुझे और मेरी माँ को बेइज्जत किया। वो भंवर सिंह की गुण लेकर अपने ही हाथ पर गोली मार लेता है और कहता है कि ये जो खून बह रहा है वही मेरे पिता की पहचान है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यही मेरा ब्रांड है। फिर वो भंवर सिंह की सारी यूनिफॉर्म उतरवा देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। कहता है कि मैं चाहे जैसी हालत में भी जाऊं लोग मुझे पुष्पराज ही कहेंगे, लेकिन तू अगर बिना वर्दी निकला तो कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। असली इज्जत कपड़ों में नहीं कैरेक्टर में होती है। जाते जाते पुष्पा कहता है कि अब माल जहां जाना होगा जाएगा, पैसा जहां से आना होगा आएगा, लेकिन अब तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, बस नकली इज्जत बचेगी, बाकी सब मैं ही दूंगा। पुष्पा उसी हालत में शादी के मंडप में पहुंचता है और वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। श्रीवल्ली उसकी हालत देखकर पूछती है आखिर गया कहाँ था। पुष्पा जवाब देता है कि कुछ लोगों ने पुष्पा को फूल समझ लिया था तो समझाने गया था कि पुष्पराज क्या चीज है। उधर भंवर सिंह अब पूरी तरह पागल हो चुका था और पुष्पा को खत्म करना चाहता था। इधर पुष्पा भी अब उससे भिड़ने को तैयार था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।